वो इतिहास जो किताबों में लिख दिया गया उसके बारे में तो मैं अक्सर आपको बताता हूँ, लेकिन ऐसा भी एक इतिहास है जो दर्ज ही नहीं हुआ, जिसके सबूत किताबों में नहीं बल्कि खुदाई में मिलते हैं। और आज का इंसान हजारों साल पहले के इस इंसान के बारे में सिर्फ तथ्यों के आधार पर अंदाजा लगा सकता है। आज मैं आपको ले चलूंगा उसी इतिहास में जिसके गर्भ में दफन है एक ऐसा ही राजा जिसे आज तक का सबसे अमीर इंसान कहा जा सकता है। आज से 3400 साल पहले दुनिया के एक बड़े इलाके में उसकी हुकूमत चलती थी। वो ऐसा राजा था जिसे जीते जी भगवान के तौर पर पूजा जाता था। वो इकलौता ऐसा राजा था जिसकी सबसे ज्यादा मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन वो दिखता कैसा है, उसकी मौत कैसे हुई, उसे सोने से बने पत्तों से क्यों ढका गया, ये सब अपने आप में अनोखा इतिहास है। इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ओमेनहोटेप III ये एक ऐसे फरोह थे जिन्होंने अपनी शादी से लेकर हर घटना के बुलेटिन खुद लिखवाए थे। प्राचीन मिस्र में फरोह शब्द का इस्तेमाल उस शासक के लिए किया जाता था जिसे ईश्वर की तरह पूजा जाता था, जो प्रजा तक ईश्वर की बातें पहुंचाता था। हाल ही में पहली बार 3400 सालों में इस शासक की तस्वीर क्रिएट की गई है, यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से हूबहू ये शख्स जैसा दिखता था उसकी शक्ल बनाई गई। आपने मिस्र के फेरो तूतनखामेन का नाम सुना होगा। ओमेनहोटेप III उसके दादा थे। इन्हें मिस्र का सबसे महान राजा माना जाता था। उनके टाइम को इजिप्ट का गोल्डन एरा कहा जाता है। इतिहासकारों के लिए इनकी शक्ल को क्रिएट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके जरिए वो प्राचीन इजिप्ट में भी झांक सकेंगे, उसके अनगिनत रहस्यों और पहेलियों की पड़ताल कर सकेंगे। वैज्ञानिक 3400 साल पीछे जा सकेंगे। ब्राजील के ग्राफिक डिजाइनर सिसेरो मोरेस ने राजा ओमेनहोटेप की मम्मी के स्कैन की मदद से पहले राजा की खोपड़ी तैयार की। फिर उसके बाद उसके जीते जागते इंसानों के नाक, कान, आंखें और होठ जैसे अलग अलग बॉडी पार्ट से मिलान करने के बाद उनकी शक्ल तैयार की। राजा की मम्मी में मिले गहनों के स्कैन ने वर्चुअल गहने तैयार करने में मदद दी और फिर राजा के रंगीन कपड़े भी बने। ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर मिशेल हैबिश कहते हैं कि ओमेनहोटेप III एक महान और गौरवशाली राजा था, लेकिन उसकी मम्मी के स्कैन से हमें अंदाजा लगा कि उसका कद सिर्फ 5 फीट 1 इंच था। उस वक्त के इजिप्ट के लोगों के डील डॉल के हिसाब से यह काफी कम था। वैसे हिस्टोरियंस की राय पहले से ही रही है, उन्हें पहले से ही बहुत स्मार्ट नहीं माना जाता था, लेकिन कहा जाता है कि ये राजा समझदार थे और उनकी पॉलिसीज से इजिप्ट दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर मुल्क बना। वो आर्ट वर्क का बहुत बड़ा पारखी हुआ करता था। ये बात उसके मम्मी के दर्शन से भी समझी जा सकती है। ईसा पूर्व 14वीं सदी में इस राजा का डंका बजता था। जब 1881 में पहली बार उसकी मम्मी मिली थी तो उसके चारों ओर फूल लगाए हुए थे। मम्मी के चेहरे पर लकड़ी का मास्क था। कहा यह भी जाता है कि मम्मी के चारों तरफ सोने की परत से उसे सजाया गया था, लेकिन मम्मी की हालत इतनी नाजुक थी कि उसे कभी खोलने की हिम्मत नहीं जुटाई जा सकी। इसलिए उसके अंदर झांकने के लिए 3D स्कैन टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। लेकिन दोस्तों, ओमेनहोटेप को जानने में इतनी दिलचस्पी क्यों रही है? दरअसल ओमेनहोटेप III कम्युनिस्ट और फेमिनिस्ट विचार रखता था। प्रजा में ऊंच नीच में उसका यकीन नहीं था। वो इकलौता ऐसा राजा था जिसने इजिप्ट के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया। उसने मिस्र की औरतों के विदेशी नेताओं से शादी करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि उसके हरम में विदेशी औरतों की कमी नहीं थी। ओमेनहोटेप III को अपने कामयाब विदेश नीतियों के लिए भी जाना जाता है। इजिप्ट का रुतबा बढ़ाने और दूसरे मुल्कों के साथ शांति बनाए रखने के लिए उसने सोने यानी कि गोल्ड का बखूबी इस्तेमाल किया। इतिहासकारों को कई विदेशी राजनयिकों की चिट्ठियां मिली हैं जो उन्होंने ओमेनहोटेप III को लिखी थी। इन चिट्ठियों में वो इस राजा से सोने की भीख मांगते नजर आते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल हैबिश बताते हैं कि इजिप्ट में उस वक्त सोना रेत की तरह मिलता था, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले ओमेनहोटेप का बचपन आसान नहीं था। उसके पिता इजिप्ट के राजा तुथमोसिस IV का शासन सिर्फ 9 साल चला और जब ओमेनहोटेप सिर्फ 12 साल का था तो उसे राजा बना दिया गया। उनकी माँ उसके बालिग होने तक गद्दी की निगरानी का काम करती थी। गद्दी पर बैठते ही ओमेनहोटेप ने अपने वफादार सरदार की लड़की तीय से शादी कर ली और उसे इजिप्ट की रानी बना दिया। ओमेनहोटेप को विरासत में यूफ्रेट्स से लेकर सूडान तक का फैला हुआ साम्राज्य मिला था। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसने 2 कदम उठाए। पहला, बाकी शासकों के साथ रिश्ते अच्छे किए और दूसरा, मजबूत राजघरानों में शादियां की। इसीलिए उसने मितानी यानी कि आज का जो सीरिया है और बेबीलोन और अर्जावा यानी कि आज के एनातोलिया के शाही घरानों से रिश्ते जोड़े। वो पहला फरोह था जिसने हर काम के न्यूज़ बुलेटिन छपवाए, चाहे अपनी शादी हो या फिर शिकार के ट्रिप्स या फिर इमारतें बनवाने के प्रोजेक्ट्स। बाकायदा पत्थरों की बड़ी बड़ी सिल्लियों पर यह जानकारियां उकेरी जाती थी और पूरे राज्य में लगवाने के लिए भेजी जाती थी, ताकि प्रजा को यह खबर रहे कि उनका राजा कर क्या रहा है।
उसने इजिप्ट की आलीशान जिंदगी जैसे मूर्तियों और इमारतों में तराश डाली ताकि दुनिया हमेशा याद रखे कि इजिप्ट का शौर्य और शान शौकत कैसा था। ढेरों महल बनवाने के साथ ओमेनहोटेप ने 6 मंजिला ऊंची मूर्तियां तक बनवा डाली। इतना ही नहीं, ईश्वर को खुश करने के लिए उसने कई मंदिरों को दोबारा बनवाया। फेरो ने पूरे इजिप्ट में विकास का चक्का घुमा डाला था। पूरे इजिप्ट की सड़कों की मरम्मत करवाई जाती थी ताकि व्यापारियों को आने जाने और घूमने में तकलीफ न हो। शायद इसी वजह से वर्ल्ड ट्रेड में उस वक्त इजिप्ट अव्वल हुआ करता था। उस वक्त में प्राचीन इजिप्ट की राजधानी हुआ करती थी थेब्स, यानी कि आज का लक्सर, जहां पर फरो ने अपना शानदार महल बनवाया था। उसी के पास उसने अपने अंतिम संस्कार यानी मम्मी को रखने की जगह भी बनवाई और उसी के सामने उसने बनवाई थी कलोसी ऑफ मेमनॉन, 6 मंजिला इमारत से भी ऊंची अपनी 2 मूर्तियां सिंहासन पर बैठे हुए। ठीक सामने काफी छोटी मूर्ति पत्नी तिये की और अपनी मां मुतेमिया की, और साइड के पैनल पे नील नदी के ईश्वर हापी को रिप्रेजेंट करते थे। ये मूर्तियां हजारों सालों से अपनी जगह पर आज भी बैठी हुई हैं। सदियां गुजरती गई, वक्त बीतता गया। इन मूर्तियों पर रोमन काल के वक्त के 107 मंत्र खुदे हुए हैं, ग्रीक और लैटिन भाषा में। इनमें ग्रीक की प्राचीन कथाओं में दर्ज रहस्यमय राजा मेमनॉन का जिक्र मिलता है। इसी वजह से इनका काम कलोसी ऑफ मेमनॉन पड़ा। जबकि ये मूर्तियां इजिप्ट के महान फेरो ओमेनहोटेप III की हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये मूर्तियां क्वार्ट्जाइट सैंडस्टोन से बनाई गई, जो आज के समय कायरो यानी कि काहिरा के पास खदान से निकला था। ये चट्टानें 675 किलोमीटर दूर से लाई गई। इतनी भारी चट्टानें आखिर यहाँ तक पहुंचाई कैसे गई होंगी? हर मूर्ति 60 फीट ऊंची है और 720 टन वजनी है। ये इतिहास का वो हिस्सा है जहां इतिहासकारों का दिमाग चकरा जाता है। 5 फुट 1 इंच लंबे दिखने वाले इस आदमी ने 38 सालों तक इजिप्ट पर शासन किया। इस दौरान इजिप्ट के लोगों को सांस्कृतिक तौर पर अलग पहचान दिलवाई। इसीलिए ज्यादातर इतिहासकार उस दौर को इजिप्ट का गोल्डन एज कहते हैं। यह इजिप्ट का सबसे शानदार राजनीतिक भी हुआ करता था। जब उसके सलाहकारों की ताकत हद से ज्यादा बढ़ गई तो उनका सीधा विरोध करने की बजाय फेरो ने सूर्य देव रा उसका सहारा लिया। फेरो के शासनकाल में सूर्य देव की पूजा बढ़ गई और खुद ओमेनहोटेप को सूर्य का दूत माना जाने लगा। ऐसे में उसके आदेश को चुनौती देने का सीधा मतलब था सूर्य को चुनौती देना, और यह जोखिम उठाना किसी पर भी भारी पड़ता। ओमेनहोटेप III की मौत 1354 BC में हो गई। उसके बाद उसके बेटे ने उसके बनाए राजपाट को बिगाड़ कर रख दिया और फिर उसके पोते तूतनखामेन ने उसका खोया हुआ शौर्य वापस लौटाया। अपने दादा की राह पर चलते हुए उसने पॉलिटिक्स की, कारोबार बढ़ाया और मिस्र का सबसे बड़ा फेरो बना, जिस कड़ी में बाद में क्लियोपेट्रा का नाम भी जुड़ा। तो दोस्तों, ये थी कहानी ओमेनहोटेप की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।